माँ जी, माफ कर दो, मुझे तेज बुखार है माँ जी। कांपते हुए वह बोला। उसने उसे इज्जत से माँ कहकर बुलाया, जैसा कि एक भारतीय घर में नौकरों का रिवाज है। वह फिर से अपने पति की ओर मुड़ी, जिसने कहा, मुझे पता है कि बेचारे बूढ़े आदमी के दिमाग में क्या है। उसे यह धुन लग गई है कि एक बाघ उसे मार डालेगा, लेकिन तुम उसे बताओ कि कोई खतरा नहीं है। मैं बड़ी तादाद में कहार ले जा रहा हूँ और वह पालकी के पास ही रह सकता है। मिसेस गुप्ता ने इस जानकारी से नौकर को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से चिल्लाया, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जरूर आज रात ही कोई बाघ मुझे मार डालेगा। नमस्कार और वापस स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक टाइगर पर। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो एक सदी पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी पढ़ने में मज़ेदार है। महारानी सुनीति देवी, सीआई, कूच बिहार की लिखी इस किताब के एक अंश से हम शुरुआत करते हैं। 1855 में जंगलों में उगते जंगली चाय के पौधों की खोज से एक नया उद्योग खुल गया और जल्द ही निचली पहाड़ियों, टीले और छोटी घाटी के लहरदार मैदानों से धीरे धीरे जंगल साफ हो गए और इनके बजाय कतार से खड़े हो गए सावधानी से सजे, ट्रिम किए गए चाय की झाड़ियां। कछार में आज कई कई एकड़ में चाय उगाई जाती है और इनलैंड स्टीमर जो बरसात के पूरे मौसम में बराक नदी की चौड़ी धारा में ऊपर और नीचे चलते हैं, जोश भरे कप के लिए लाखों पाउंड चाय विदेश निर्यात करने के लिए नीचे लाते हैं। तो दोस्तों, यह पुस्तक पहली बार छपी 1920 में और छोटी छोटी कहानियों के जरिए बंगाल के डकैतों और बाघों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दौरान ग्रामीण बंगाल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पुस्तक के बारे में यह दिलचस्प तथ्य है कि लेखक कूच बिहार के शाही परिवार की रानी थी। उसने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से डकैतों और बाघों के कई प्रत्यक्ष अनुभव सुने थे। महारानी सुनीति देवी समाज सुधारक और अच्छी लेखिका थी। वह महिला शिक्षा के प्रति भावुक थी और बंगाल में इसे बढ़ावा देने की दिशा में काम करती थी। तो आइए बात करते हैं किताब की कुछ खूबियों और कुछ कमजोरियों के बारे में। तो पहली अच्छी बात मुझे यह लगी, महारानी सुनीति देवी ने उन डकैतों और बाघों का संजीदा बयान दर्ज किया है जिनका सामना बंगाल के लोगों ने किया। वह जगह जगह उस समय के ग्रामीण बंगाल के रीति रिवाजों और परंपराओं का भी वर्णन करती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि यह किताब बंगाल के ग्रामीण जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी पर रोशनी डालती है। यह उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वजहों का जिक्र करती है जो डकैतों के बढ़ने और बाघों के डर में हिस्सेदार बनते थे। उसके अलावा उस समय के पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त का भी कहीं कहीं पर जिक्र है। तीसरी अच्छी बात यह है कि पुस्तक सरल और आकर्षक भाषा में लिखी गई है। लेखिका की लेखन शैली इसे डिटेल्ड और इमर्सिव बनाती है, जो पढ़ने के अनुभव को सुखद बनाती है। हालांकि विचार करने के लिए कुछ कमजोर बिंदु भी हैं। सबसे पहले, पुस्तक ब्रिटिश समय के बंगाल का एक छोटे हिस्से पर ही रोशनी डाल पाती है, क्योंकि यह केवल कुछ एक जैसी ही कहानियों पर ध्यान देती है। दूसरी बात, किताब में व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ का अभाव है, जो पाठकों को पुस्तक में वर्णित घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती थी। और अंत में, यह पुस्तक अपनी भाषा और शैली के कारण कुछ पाठकों को पुरानी सी लग सकती है। इन कमजोरियों के बावजूद बंगाल डकैट्स एंड टाइगर्स एक अच्छी किताब बन पड़ी है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान ग्रामीण बंगाल के रीति रिवाजों और परंपराओं पर एक दुर्लभ भारतीय स्त्री लेखिका का दृष्टिकोण दिखाती है, जबकि इस समय की किताबों में अक्सर हमें सिर्फ पुरुष ब्रिटिश लेखकों से पढ़ने को मिलता है। इसलिए यदि आप बंगाल के इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो यह किताब आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। मैंने इसकी ऑडियो बुक सुनी लिब्रीवॉक्स के ऐप पर। उसके अलावा ई बुक गुटेनबर्ग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जहां से आप इसे बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आप में से कितने इस बुक को पढ़ना चाहेंगे कमेंट में बताएं, और किताबों के बारे में
कोई ऐसी एक बात बताएं जो आपको अनोखी लगती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। जब मन करे, जब समय मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी रीडिंग।